सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, फिलहाल हम तैयारी कर रहे हैं हमारी अकाउंट असिस्टेंट जॉब की और उसका आज है डे नंबर 4, अकाउंट्स का डे नंबर 4। बेसिकली हम फिलहाल देख रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, मल्टीपल नोट्स वगैरह बुक्स जो भी है मैंने कल एनालाइज किए। सर ने मुझे पहले भी सेंड किया था एक जो बुक है तमिलनाडु का, तो वो बुक मैंने आपको पीडीएफ जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दिया है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो हम रेफर करेंगे। इट इज़ एक्चुअली गुड बुक, ठीक है। इसमें बुक अच्छा भी रहा तो इसका इट डजंट मीन कि पूरा बुक हम स्टडी करने वाले हैं। हर चीज़ जो काम की चीज़ें वो करेंगे और कुछ इरिलेवेंट मतलब छोटी छोटी कंसेप्ट रही तो अकॉर्डिंगली मैं बता दूंगा कि जो आप स्टडी कर सकते हो एट योर होम। स्टूडेंट्स, पीछे देख रहे हो आप भाई, स्टडी कर रहे हैं ना। रात के 11 बजे हुए भाई, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी लैंप लगा हुआ है, बाकी अंधेरा है लेकिन स्टडी चल रहा है, काम चल रहा है, कंप्यूटर पे काम चल रहा है, जो भी है। तो स्टूडेंट्स, आपका भी यही टाइम आना चाहिए, यही डेली रूटीन होना चाहिए। भाई जब दुनिया सोई है आप काम कर रहे हो, जब ऐसा काम होगा ना दुनिया सोने के बाद भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तब जाके आपके भाग खुलेंगे, ठीक है। तब जाके आपका रिजल्ट जोरदार आएगा। जो घर वाले और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो एक दिन का मैजिक नहीं है कि भाई पेपर अच्छा गया, 4 घंटे अच्छे स्टडी कर लिया और हो गए। कंपटीशन तगड़ी है तो जोरदार तैयारी कर दो शुरू। ओके, चलो तो करते हैं आज का पार्ट स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज से। ओके, और स्टूडेंट्स जैसे कि आप लोग नोट्स वगैरह मांग रहे हो, मैनी ऑफ स्टूडेंट्स आई गॉट मैसेजेस फ्रॉम मेनी स्टूडेंट्स रिगार्डिंग नोट्स। आई एम जस्ट क्लियरिंग दिस टू यू कि ये जो है ये नोट्स अगर हम रेफर कर रहे हैं तो यही तो नोट्स है ना, इसके अलावा कुछ नहीं है। एडिशनल जब क्वेश्चंस की बात आएगी आपको असाइनमेंट चाहिए, दैट इज होमवर्क चाहिए। ओके, यस बच्चों मिलेगा। जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। जब आपको होमवर्क देने की बारी आएगी तब मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करूँगा, वो मेरा पार्ट। लेकिन रेगुलर रूटीन में जब थ्योरी चल रहा है तो रूटीन वगैरह चल रहा है तो अलग से फिर मैं उसके लिए नोट्स नहीं दूंगा थ्योरी के लिए, ठीक है। यस, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज के बारे में। फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन। आइला ये ट्रांजैक्शन घूम फिर के आ ही जाता है यार कहीं पे भी जाओ ट्रांजैक्शन अब तक बहुत बार नाम आ गया, ठीक है। चलो फाइनली देख ही लेते हैं, इन्होंने दिया हुआ है तो। ट्रांजैक्शन क्या है ये? एन एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ मनी और मनीज वर्थ। ऐसी कोई एक्टिविटी जिसमें पैसे इन्वॉल्व है, पैसे या पैसे की कोई चीज़, फिर वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विस हो सकता है, कुछ आइडिया हो सकती है। फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैश जा रही है, कैश से रिलेटेड कुछ चीज़ जा रही है, ठीक है, तो ये हो गया ट्रांजैक्शन। हाँ यस, तमिल वाली। ओके ओके, नेक्स्ट कैश ट्रांजैक्शन। स्टूडेंट्स अब ये बुक अभी ये कंटिन्यू रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कैश ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या? विच इन्वॉल्व्स इमीडिएट कैश रिसिप्ट और पेमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूं, मैंने किसी को गुड सेल किए और सामने वाले ने मुझे इमीडिएट कैश दे दिया, तुरंत कैश दे दिया, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। ओके, और इवन सपोज हम किसी शॉप में बाय करने गए, हमने वो प्रोडक्ट खरीदा और तुरंत कैश दे दिया, तो इमीडिएट रिसिप्ट और इमीडिएट पेमेंट, अगर दोनों में से जो भी तुरंत हो रहा है उससे बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन। ओके, तो 2 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर देयर। वैसे तो मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी, ऐसे 2 टाइप के ट्रांजैक्शन होते हैं। मॉनिटरी मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा इन्वॉल्व है, और नॉन मॉनिटरी मतलब जिसमें मनी इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है। और मॉनिटरी में सब टाइप आते हैं, 2, कैश और क्रेडिट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कैश और क्रेडिट बताया, फिर भी आपको बता देता हूं मैं। हाँ जस्ट अ सेकेंड, हम हो जाते हैं छोटे, नोट्स को कर देते हैं बड़ा। हाँ स्टूडेंट्स, आपके डाउट्स, आपका अटेंडेंस और नोट्स सब कुछ सामने, नजरों के सामने है। टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन। मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी। ओके, अब नॉन मॉनिटरी मतलब जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, और मॉनिटरी मतलब जिसमें पैसे इन्वॉल्व है।
जो ट्रांजैक्शन आप इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर सकते हो पैसे के टर्म्स में, वो होता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। अब इसमें दो कैटेगरी होती है, एक होता है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कैश ट्रांजैक्शन मतलब क्या, इमीडिएट पेमेंट किया या इमीडिएट रिसिप्ट हो गई, दैट इज कैश ट्रांजैक्शन। और क्रेडिट मतलब क्या, इट इज अ ट्रांजैक्शन, इट इज अ ट्रांजैक्शन विच इन विच कैश इज नॉट रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली। तो कैश ना इमीडिएट मिला ना इमीडिएट दिया, हमने पेमेंट पोस्टपोन कर दिया, लेटर हम फ्यूचर में पे करेंगे। ठीक है, ये हो गया उधारी वाला बोले तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, समझ रहे हो। तो कैश मतलब इमीडिएट मिला और क्रेडिट मतलब फ्यूचर में पे करेंगे। और सर ये नॉन मॉनिटरी क्या होता है फिर, नॉन मॉनिटरी मतलब बच्चों बार्टर ट्रांजैक्शन। बार्टर ट्रांजैक्शन सुना होगा आपने, एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट गुड्स। पुराने ज़माने में जब करेंसी नहीं थी बच्चों, तो ऐसा होता था, फॉर एग्जांपल मेरे पास टोमेटो है, मैंने टोमेटो दिए, सामने वाले के पास एप्पल है, उसने मुझे एप्पल दे दिए, तो दोनों भी चीज़ें हैं, कैश कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं है, तो उसे बोलते हैं नॉन मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। लेकिन याद रखो अकाउंट्स में सिर्फ मॉनिटरी आता है, नॉन मॉनिटरी हम रिकॉर्ड ही नहीं करते। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी पैसे के टर्म्स में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, उसी का अकाउंटिंग किया जाता है। नेक्स्ट अकाउंट। अब अकाउंट क्या है देखो, इट इज द बेसिक यूनिट फॉर मेजरमेंट इन अकाउंटिंग। ओके, मेजरमेंट का एक बेसिक यूनिट है अकाउंटिंग, अकाउंट्स। इट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अ पर्सन, इट इज यूज फॉर आइडेंटिफाइंग अ पर्सन, किसी एक सेपरेट पर्सन का अकाउंट बनाना है, मतलब उस पर्सन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आपको देखने हैं, तो वो है अकाउंट्स। ठीक है, उसके बाद हाँ क्या दिया हुआ है, किसी पर्सन कोई एसेट है, कोई स्पेसिफिक एक्सपेंस है, कोई इनकम है, तो ऐसे उनका सेपरेटली उसका हिसाब रखना, दैट इज अकाउंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसका नाम है अमीन, अमीन से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन मुझे एक ही जगह पे लिख के रखना है, इट मीन्स अकाउंट हुआ। ठीक है, इन लेजर अकाउंट ऑफ कैश अकाउंट इज अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शंस। हाँ एग्जैक्टली, अकाउंट्स को ऐसा भी बोल सकते हो आप, अकाउंट्स इज अ समरी ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर अ हेड, सिंगल हेड के अंडर जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसकी समरी बनाना। ठीक है, अब बैंक ट्रांजैक्शन। बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे आपसे आंसर चाहिए। मैंने एक शॉप में गया और फर्नीचर परचेस किया, ठीक है, उसने मुझे बोला कि 30,000 रुपये दो, मैंने बोला भाई पैसे तो नहीं है, ऐसा कर मैं तुझे चेक देता हूँ, तो मैंने उसको चेक दिया, उससे फर्नीचर परचेस किया, उसको मैंने उसको चेक दिया। ये ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है, फास्ट आंसर में सिर्फ आपको कैश या क्रेडिट इतना ही टाइप करना है, जल्दी। ओके, कुछ बोल रहे कैश, कुछ है क्रेडिट वाले, फास्ट फास्ट फास्ट। मैं गूगली डाले जा रहा हूँ और आप आउट होते जा रहे हो। यॉर्कर डाला मैंने, नहीं नहीं कुछ लोग है यॉर्कर भी डिफेंड कर लिया सबने, कुछ लोगों ने। आंसर इज कैश ट्रांजैक्शन। ओके, अब बच्चों बात ऐसी है, आप अगर सोच रहे होगे कि चेक दिया तो पेमेंट थोड़ी तुरंत मिलने वाला है, राइट। देखो मैंने उस शॉप में से फर्नीचर लिया, मैंने उसको चेक दे दिया, राइट। अब वो चेक बैंक में जाएगा, वो क्लियर होगा, फॉर एग्जाम्पल उसमें 3 दिन लग गए, इसलिए आपके दिमाग में क्या है, 3 दिन बाद पेमेंट होगा ना, इसलिए ट्रांजैक्शन उधर ही पे है, ऐसा शायद आपने सोचा, इसलिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन आंसर दिया। बच्चों पेमेंट मैंने पोस्टपोन किया क्या, नहीं, मैंने तो तुरंत दे दिया ना चेक, समझ रहे हो क्या आप, मैंने ट्रांजैक्शन किया और चेक तुरंत दे दिया। अब वो बैंक वालों ने टाइम लगाया बैंक प्रोसेस में, इसमें मेरा क्या संबंध, मेरा कुछ कुछ रेशो नहीं, वो तो बैंकिंग के ट्रांजैक्शन को टाइम लगता है, समझ रहे हो। तो अगर चेक दिया या चेक मिल भी गया तो भी वो कैश ट्रांजैक्शन होता है। कैश मतलब सिर्फ नोटा, करेंसी हाथ में जब नोट मिलेंगी तब उसे कैश बोलेंगे, ऐसा नहीं है, चेक मिला तो भी कैश ट्रांजैक्शन। क्लियर। नेक्स्ट कैपिटल, नेक्स्ट कंसेप्ट इज कैपिटल। कैपिटल में क्या है देखो, यस हाँ हो सकता है, हो सकता है, यस यस यस, वेरी डेफिनेटली डेफिनेटली वेरी
एग्जैक्टली हो सकता है। देखो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो चेक क्लियर नहीं होगा, बाउंस हो जाएगा, ठीक है, वो पॉसिबिलिटी है, वो राइट है। बट चेक आज दिया ना, ट्रांजैक्शन के टाइम चेक दिया, इसका मतलब ट्रांजैक्शन कैश हुआ। देखो हमने पोस्टपोन किया क्या, अगर मैंने बोला ना अभी मुझे यार फर्नीचर दे दो, मैं 8 दिन में चेक दे दूंगा, मैंने क्या बोला 8 दिन में चेक दूंगा, तब ये क्रेडिट बनता है, समझ रहे हो। नो डाउट ये चेक बाउंस हुआ तो सामने वाले को हम बोलेंगे, फोन करेंगे, भाई चेक बाउंस हुआ, पैसे ला के दे, वो तो आगे की बात है, लेकिन वो ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन के कैटेगरी में है। नेक्स्ट, कैपिटल। कैपिटल मतलब क्या, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। तो ओनर ने बिजनेस में जो भी पैसा इन्वेस्ट किया दैट इज कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स बोले तो विड्रॉन फ्रॉम बिजनेस बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। तो ओनर ने उसके बिजनेस से जो भी पर्सनल यूज के लिए लेकर गया दैट इज ड्रॉइंग्स। फिर वो कैश लेकर गया, गुड्स लेकर गया, जो फर्नीचर था शॉप में वो घर पर लेकर गया, कुछ भी हो सकता है। सो पर्सनल पर्पस के लिए लेकर गया दैट इज ड्रॉइंग्स, ओके। नेक्स्ट, वाउचर। अब ये वाउचर क्या है बच्चों, देखो वाउचर, एनी रिटन और प्रिंटेड डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड एज वाउचर। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन हुआ वो प्रूफ करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट होगा, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, दैट इज वाउचर। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए फीस देने, ओके, आता हूं मैं उस पर, आप मेरे पास फीस देने आए, तो मुझे फीस दिया और मैं आपको एक पावती दूंगा ना, रिसिप्ट, ये लो भाई रिसिप्ट, क्योंकि आप बोलोगे ना सर प्रूफ क्या है हमारे पास कि हमने पैसे दिए, तो मैं आपको एक रिसिप्ट दे दूंगा। तो मैंने आपको दिया क्या, रिसिप्ट, तो वो जो रिसिप्ट है वो बन गया वाउचर, ओके। सपोज मैं किसी शॉप में शॉपिंग करने गया, मैंने 5,000 की शॉपिंग की, तो सामने वाले ने मुझे बिल दिया, ठीक है, वो बिल परचेस किया मैंने उनसे। तो अगर मैंने उनसे बिल परचेस किया, गुड्स परचेस किया, तो मुझे क्या मिलेगा, बिल। तो मेरे पास वो जो परचेस का बिल आया जिसपे जीएसटी बीएसटी लगा के दिया है सब कुछ, तो परचेस का जो बिल आया वो क्या है मेरे लिए, वाउचर। वाउचर मतलब एक एविडेंस, एक प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, ठीक है। यस यस, डेबिट क्रेडिट नोट पे आता हूँ, वेरी नाइस, अच्छा हुआ आपने बता दिया। विच टाइप ऑफ ड्राइंग, ओके, टाइप ऑफ ड्राइंग अकाउंट। देखो ड्राइंग्स इज पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। तो कैपिटल मतलब ओनर ने पैसा लाया ना, किसी ना किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वो ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए कैपिटल अकाउंट। और लेके जाने वाला भी ओनर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी ड्राइंग्स अकाउंट। हाँ, फॉर कैपिटल ओनली अमाउंट और एनीथिंग एल्स, ओके, नहीं एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज। मैंने बोला ना कि बिजनेस में से कैश लेकर गया, वो भी ड्राइंग से। अरे हाँ, लाते टाइम, ओके समझ गया, मुझे आपका डाउट समझ गया। देखो बिजनेस में अभी ये मेरे क्लासेस है, क्लासेस का बड़ा सा सेटअप है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फर्नीचर, घर पे टेबल था वो लेकर आया, और मुझे अभी आने जाने के लिए ट्रैवलिंग के लिए कुछ व्हीकल चाहिए, घर पे व्हीकल थी वो भी लेकर आया। देन कैश भी लाई मैंने, साथ में फर्नीचर का कुछ सामान लेकर आया। तो जो भी चीज लाई, एनीथिंग एल्स मेरे पर्सनल प्रॉपर्टी से बिजनेस वाले प्रॉपर्टी में लाया, दैट इज कैपिटल, ठीक है। और उल्टा बिजनेस के में से पर्सनल प्रॉपर्टी में लेकर गया तो ड्राइंग्स, फिर वो कुछ भी हो, ठीक है, उसमें सिर्फ कैश नहीं होता, एनीथिंग। कैश मेमो क्या होता है, ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक वाउचर इन्होंने डिटेल में एक एक्सप्लेन किए हो गया आगे, ठीक है। पूरा बुक तो ऑब्वियसली मैंने रीड नहीं किया सिंगल डे में, लेकिन जो जो ऊपर ऊपरी डाउट पूछा आपने उनके बता देता हूं मैं। कैश मेमो क्या होता है स्टूडेंट्स, आप मेरे शॉप में आए, मैंने आपको गुड सेल किया और तुरंत आपने पैसे दे दिए, और मैंने आपको बिल दिया, इसे बोलते हैं कैश मेमो, ठीक है। मतलब सेल्स किया, लेकिन सेल्स के टाइम ऊपर लिखा होता है कैश मेमो। देखो फॉर एग्जांपल, मैं ना मेरे शॉप में 2 बिल बुक संभालता हूँ, बिल बुक पता है ना, वो ऐसे बंच होता है बिल्स का, तो दो टाइप के मेंटेन करता हूँ मैं, क्रेडिट और एक कैश। तो जो कैश होता है ना उसे कैश मेमो बोलते हैं, जिसमें बिल बनाया कि आपने 2 किलो आटा लिया, 4 किलो चावल लिए, 10 किलो शक्कर लिया, सो ऑन। तो शक्कर लिया, टोटल हो गया सपोज 2,000 रुपये, और कैश मिल गया, तो आपको मैं कैश मेमो दे दूंगा, समझ रहे हो। इन शॉर्ट सेल्स बिल विच इज इन कैश, वो होता है कैश मेमो। उसके बाद डेबिट नोट और क्रेडिट नोट, ये थोड़ी सी बड़ी कंसेप्ट है बच्चों, मैं आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, जब आएगा तब, और नहीं भी आया तो भी समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये चलो आप इसमें से पूछ रहे थे ना, कैश रिसिप्ट मतलब समझ गए, कैश किसी से मिला है, इनवॉइस मतलब बिल, कैश मेमो मतलब कैश की रिसिप्ट, सॉरी सेल्स किया कैश बेसिस पे,
बैंक पे इन स्लिप, आई होप आप कभी बैंक में अगर गए होगे तो आपको ये पता होना चाहिए, बैंक में जब कैश डिपॉजिट करते हो बच्चों तो एक स्लिप होती है ना, स्लिप भरनी पड़ती है हमें, ठीक है। स्लिप पूरा फिलअप करते हैं, उसमें सब कुछ डिटेल लिखते हैं, हमारा नाम, अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, और सब डिटेल्स भरने के बाद वहाँ पे लिखना पड़ता है 2000 के कितने नोट है, 100 की कितनी, 500 की कितनी है, सब कुछ हम लिखेंगे, फिर पैसे जमा हो गए। इसका मतलब क्या है, पे इन, हम क्या बोलते हैं, पे इन माई अकाउंट, अकाउंट में जमा हो गए ना पैसे, इसे बोलते हैं पे इन स्लिप, ठीक है। नेक्स्ट इनवॉइस, देखो वाउचर में भी इनवॉइस था, अब इनवॉइस डिटेल में आ गया। सो देखो, इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड बाय सेलर ऑफ गुड्स टू बी सेंड टू बायर, ओके। तो सेल्स बिल अगर आपने देखा होगा ना बच्चों, उसे क्यों इनवॉइस बोलते हैं, सब कुछ उसमें डिटेल में लिखा होता है। डिटेल में मतलब कैसा, देखो सेल्स बिल पे क्या क्या लिखा रहेगा, क्वांटिटी, आपको जो गुड्स दिया वो कितना क्वांटिटी दिया, कॉलम होते हैं ना, क्वांटिटी, प्राइस, उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना। फॉर एग्जांपल शक्कर 40 रुपीज़ के जी है, शुगर 40 रुपीज़ के जी, और क्वांटिटी में लिखेंगे 5 के जी, 40 इंटू 5, फिर अमाउंट में आएगा 200, राइट, तो वो हो गया वैल्यू, एटसेट्रा। और उसमें ऐसे कुछ कॉलम नहीं है, डिस्काउंट वगैरह, वो डिपेंड से सेल्स बिल जिसने जैसा बनाया वैसे, लेकिन बेसिकली ये कॉलम तो होते ही हैं। एंड एनी डिस्काउंट गिवन, अरे हाँ दिया, देखो एनी डिस्काउंट वगैरह दिया तो वो भी कॉलम रहेगा। फाइनली शोइंग द नेट अमाउंट पेएबल, और टैक्स वगैरह ऐड होने के बाद या फिर डिस्काउंट होगा तो लेस होने के बाद फाइनली कितना नेट अमाउंट पेएबल है, ये सब कुछ इनवॉइस में होता है, ओके। नेक्स्ट इज गुड्स, गुड्स का मैंने मीनिंग आपको बताया, वापस देखते हैं। आर्टिकल, थिंग्स और कमोडिटीज इन विच अ बिजनेस इज डीलिंग विथ, तो कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज जिसमें हम डील कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कार का, कार मेरे लिए एसेट है नॉर्मली, लेकिन अगर मेरा कार का शोरूम है, मतलब मैं उसमें ही डील करता हूं, तो कार मेरे लिए गुड्स बन जाता है, ठीक है। तो एग्जांपल क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर गुड्स हो जाएगी, किसके लिए, फर्नीचर के शॉप वाले के लिए, जिसका शॉप ही है फर्नीचर का, फर्नीचर का ही शॉप है, उसके लिए फर्नीचर गुड्स है। यस यस, क्वेश्चन डायरेक्टली टाइप करो नाजिर, टाइप ऑफ वाउचर एंड सोर्स डॉक्यूमेंट। अरे आएगा ना यार, आप सब कुछ एकदम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक दिन में सब कुछ सिखा दे, तो एक दिन में सिलेबस खत्म करके दूसरे दिन छुट्टियां दे दूंगा फिर तो आपको मैं, अगर ऐसा होता तो। आएगा ना, वाउचर आएगा, सोर्स डॉक्यूमेंट आएगा, ये जितने भी वाउचर है सब सोर्स डॉक्यूमेंट ही है। करो करो करो, लिख लिया, जिसने भी लिख लिया, मन भर के लिख लिया, यस, चलो, हाँ यस, कर दिया कर दिया, गायब कर दिया, तो गायब कैसे करे, एनोटेट, इरेज, ये इरेज, ये इरेज, ये इरेज, हो गया बच्चों। हाँ, मुझे लगा था एक्चुअली, तब मैंने आपको पहले दिन बोला कि जूम में इतने सब कुछ फीचर्स है कि मैं आपको इतना पैक कर दूंगा, ना बोल सकोगे ना कुछ कर सकोगे, लेकिन मुझे करना नहीं है। मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके बिहेवियर से कि आप छोटे बच्चे ही हो अब तक, समझ करो। जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं, क्या हमें वो रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, वाउचर एंड इनवॉइस का डिफरेंस क्या है सर? ओके, वाउचर और इनवॉइस का डिफरेंस सुनो पहले। पहली बात तो वाउचर ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, वाउचर में सब कुछ आता है, मतलब सेल्स का बिल हो, परचेस का बिल हो, पे इन स्लिप हो, कोई भी डॉक्यूमेंट जो बिजनेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है ना, सब कुछ वाउचर है, ओके। वाउचर में एक इनवॉइस है, सेल्स बिल ये एक वाउचर का पार्ट है, वाउचर बड़ी कंसेप्ट है, समझ रहे हो। तो वाउचर में इनवॉइस आता है, अब इनवॉइस मतलब सेल्स बिल। सर जो डिस्काउंट हम देते हैं, क्या हम वो रिकॉर्ड करते हैं? ऑफ कोर्स, जो डिस्काउंट हम देते हैं वो भी डिस्काउंट रिकॉर्ड करते हैं, जो डिस्काउंट हमें मिला वो भी रिकॉर्ड करते हैं। बस डिस्काउंट के दो टाइप होते हैं, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कभी भी एंट्री नहीं किया जाता और कैश डिस्काउंट की एंट्री की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या पूछा है भाई? हाँ, टाइप्स ऑफ वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट वगैरह टाइम टू टाइम आएगा आगे। परचेसेस, अरे परचेस मतलब क्या? बाइंग ऑफ गुड्स, हम शॉप में गए और कुछ बाय किया, दैट इज परचेस।
बाइंग ऑफ गुड्स विद द इंटेंशन ऑफ रीसेल। क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने देखो सिर्फ परचेस पे नहीं रुक गए, उन्होंने क्लियर दिया बाइंग ऑफ गुड्स, बाय क्यों कर रहे हैं, विद द इंटेंशन टू सेल। मतलब अगर मैंने कल जाके मेरे रहने के लिए मैंने एक फ्लैट परचेस किया, फ्लैट लिया, तो हम उसे परचेस नहीं बोल सकते। क्यों? मेरा पर्पस रीसेलिंग का नहीं है। ओके, तो जो गुड्स मैं परचेस करता हूं, बाय करता हूं सेल करने के इंटेंशन से, उसे बोलते हैं परचेसेस। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, वेन गुड्स बॉट आर रिटर्न टू सप्लायर्स। परचेस रिटर्न का मीनिंग, परचेस रिटर्न का मीनिंग क्या है, परचेस किया हुआ रिटर्न किया। तो वेन गुड्स बॉट आर रिटर्न टू सप्लायर, इट इज नोन एज परचेस रिटर्न। ठीक है, नाम से समझ रहा है ना, परचेस किया हुआ रिटर्न कर दिया। शायद वो डिफेक्टिव होगा, जैसे ऑर्डर किया आपने वैसा नहीं आया होगा, वॉट एवर द रीजन इज, हमने रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट, सेल्स। वेन गुड्स मीन्ड फॉर रीसेल आर सोल्ड। जो गुड्स सेल के लिए ही रखे थे हमने, हमारा पर्पज ही रीसेल करना था, वो हमने किसी को सेल कर दिए, इट इज नोन एज सेल्स। नेक्स्ट, सेल्स रिटर्न का मीनिंग क्या है, वेन गुड्स सोल्ड, मतलब हमने गुड्स सेल कर दिए थे कस्टमर को, आर रिटर्न बाय कस्टमर्स, कस्टमर रिटर्न लेके आया, उसे बोलते हैं सेल्स रिटर्न। ओके, याद रखना बच्चों, परचेस रिटर्न का दूसरा एक नाम है रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड मतलब क्या बच्चों, जा रहा है, जो परचेस किया था वही जाएगा ना, तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न। और रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब क्या, आज आ रहा है, मतलब पहले हमने सेल किया होगा तो सेल्स किया हुआ रिटर्न आया, सेल्स रिटर्न को दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। ओके, ओके, इट इज ऑल्सो अप्रिशिएटिंग पॉइंट। इस आपके जो भी डाउट्स है, एकदम एकदम जो पॉइंट चल रहा है उस लाइन से रिलेटेड रहा तो ठीक है, पूछ लो, अदरवाइज लेक्चर के एंड में पूछो ना, 10 मिनट आराम से डिस्कस करेंगे। When we buy something, can say we have purchased something। देखो, दो चीजें होती है, हम डेली लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं और अकाउंटेंसी में जो वर्ड यूज करते हैं। अरे डेली लाइफ में मैंने घर भी लिया, तो मैं क्या बोलूंगा, आई परचेस्ड अ फ्लैट, बोलूंगा ना, आई परचेस अ कार। तो किसी भी चीज को हम बोल सकते हैं, समझ रहे हो, किसी भी चीज को हम परचेस सेल ही बोलते हैं डेली लाइफ में। मैंने स्टेशनरी परचेस किया, वैसे तो स्टेशनरी खर्चा है, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे स्टेशनरी परचेस किया। ओके, तो परचेस और सेल ये वर्ड डेली लाइफ में यूज होते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली अकाउंटेंसी के हिसाब से, अकाउंट्स के हिसाब से उनका कहना कि जब आप गुड्स परचेस करो रीसेल करने के लिए, मतलब आप शॉपकीपर हो, आप बिजनेसमैन हो, ट्रेडर हो, परचेस करते हो सेल्स के लिए, उसे ही हम परचेस बोलेंगे। ओके, और जो गुड्स सेल्स के लिए ही रखे थे वो हमने किसी को दिए तो सेल्स, वो रिटर्न आ गया तो सेल्स रिटर्न। ओके, क्रेडिट नोट के बारे में अभी नहीं बोलने वाला मैं। नेक्स्ट, स्टॉक। अभी स्टॉक के बारे में क्या दिया है, अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन अ बिजनेस, ऐसे गुड्स जो मेरे पास है, अभी भी गोडाउन में है, स्टोरेज में है, अब तक सेल नहीं हुए, दैट इज स्टॉक। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम। इट इज द अमाउंट रिसीवेबल और रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और अर्निंग फ्रॉम इंटरेस्ट, डिविडेंड, कमीशन एटसेट्रा। इनकम मतलब क्या, एक तो हमने गुड्स सेल किए तो इनकम हुआ, या फिर मुझे इंटरेस्ट मिला, कमीशन मिला, डिविडेंड मिला, तो किसी न किसी नाम से पैसे मिल रहे हैं, वो भी हमारा इनकम होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सपेंस। इसमें क्या दिया हुआ है, इट इज द अमाउंट इनकर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अमाउंट इनकर्ड, इनकर्ड मतलब अमाउंट स्पेंड, खर्चा हो गया, किस किस लिए, शायद हमें कुछ प्रोडक्शन वगैरह करना होगा या गुड्स सेल्स करना होगा, उससे रिलेटेड कुछ खर्चा हुआ। ठीक है, तो सैलरी है, वेजेस है, रेंट है, ट्रांसपोर्टेशन है, लाइट बिल है, एडवर्टीजमेंट है, अकाउंटिंग की फीस है, अगर हमारे पास कोई अकाउंटेंट है उसकी सैलरी है, तो ये सब चीज़ें एक्सपेंस है ऑफकोर्स। ठीक है, तो अमाउंट इनकर्ड टू प्रोड्यूस एंड सेल द गुड्स। ठीक है, सेल्स इनवर्ड, क्रेडिट से डेबिट से एंट्री, बाप रे, फर्स्ट लेक्चर खत्म होने में है बच्चों, 10 मिनट ही रहे। डिविडेंड का एग्जाम्पल दो। ओके, डिविडेंड क्या होता है, ओके, वेरी नाइस। ऐसे डाउट इमीडिएट पूछे तो भी चलेगा जो एकदम कनेक्टेड है उससे। डिविडेंड क्या होता है बच्चों, हुआ ऐसा, हुआ ऐसा, मेरे पास आए, मेरे पास आए, कौन आए, अंबानी जी। ठीक है, अंबानी केम टू मी, अंबानी जी बोल रहे हैं
भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा, भाई पैसे दे दे रे बाबा। मैंने बोला पैसे क्यों चाहिए? अंबानी जी बोले पैसे बिजनेस एक्सपांड करने के लिए। मैंने बोला ठीक है, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मुझे उसके बदले में क्या मिलेगा? तो ही सेड कि आपको रिलायंस कंपनी का एक शेयर्स मिलेगा। मैंने बोला अच्छी बात, लेकिन इस शेयर्स का करूँ क्या? मैं आचार डालूँ? शेयर्स मतलब मिलेगा मतलब एग्जैक्टली क्या? कागज का टुकड़ा में एक शेयर सर्टिफिकेट देंगे। मतलब कागज का क्या करूँ? तेरे लिए अगर मैं 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ कागज का टुकड़ा मिलेगा, उसका मुझे क्या फायदा? देखो, अगर हम फॉर एग्जाम्पल 4 लोग मिलकर बिजनेस करेंगे, 4 दोस्त है, 4 लोग मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, तो जो भी प्रॉफिट हुआ चारों में डिवाइड हो जाएगा, राइट ना? 25%, 25-25-25-25% इक्वल समझ लेते हैं, ठीक है? तो वैसे ही अंबानी जी ने ऐसे फॉर एग्जाम्पल 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं, ऐसे 10,000 लोगों से पैसे लिए, 10,000 लोगों से पैसे लिए और उनको शेयर्स दिए। शेयर दिया मतलब क्या? कंपनी के वो ओनर बन जाते हैं उतने पार्ट के लिए, ठीक है? अब जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का, फॉर एग्जाम्पल 10,000 करोड़ प्रॉफिट हुआ, 10,000 करोड़, ओके, और कितने लोगों ने पैसे दिए? 10,000, तो डिवाइड करो, 10,000 करोड़ डिवाइड बाय 10,000, 1 करोड़ पर पर्सन। तो ये प्रॉफिट बचा, मतलब जो भी कंपनी का प्रॉफिट आया, सीधी बात, कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ पार्ट शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट का पार्ट शेयर होल्डर को डिवाइड करेंगे, उसे बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है? तो एग्जाम्पल क्या है? मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट किए थे, साल भर उन्होंने पैसे कमाए और साल के बाद मीटिंग कंडक्ट की और उस दिन मुझे डिविडेंड मिल गया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, ये मेरा इनकम है। पर्टिकुलर डेट मीन्स आफ्टर द अकाउंटिंग पीरियड, हाँ अकाउंटिंग पीरियड के बाद, यस अकाउंटिंग पीरियड के बाद ही, मतलब 31 मार्च को ईयर एंड हो जाता है, उसके बाद मीटिंग कंडक्ट की जाती है कंपनी की और उस दिन डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। मतलब प्रॉफिट का कितना पार्ट डिवाइड करेंगे वो हमें समझते, ठीक है? नेक्स्ट इज सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब क्या? इट इज द कैपेबिलिटी ऑफ पर्सन और एंटरप्राइज टू पे द डेब्ट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 लाख की एसेट है, प्रॉपर्टी 10 लाख की प्रॉपर्टीज है और सिर्फ 6 लाख का लोन है, ओके? मतलब मेरी अगर सब प्रॉपर्टी बेच दूं तो मैं लोन के पैसे वापस दे सकता हूं ना लोगों को। इट मीन्स मैं सॉल्वेंट हूं, SOLVENT, सॉल्वेंट पर्सन। मेरी कंडीशन सॉल्वेंसी है, मतलब मेरे एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटीज, दैट इज सॉल्वेंसी, ओके? नेक्स्ट इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या? इनकैपेबिलिटी ऑफ पर्सन टू पे द डेब्ट्स। भाई विजय माल्या जी किधर गए? भाग गए। क्यों भाग गए? क्योंकि उनपे कर्जा ज्यादा था, लायबिलिटीज ज्यादा थी और एसेट कम। उनके पास सब प्रॉपर्टी भी बेच दिया, सबके सब प्रॉपर्टी बेच देंगे, उनके पास जो विला है, होटल है, बंगलो है, जो भी सब बेच दिया, फिर भी लोन पे नहीं हो सकता। दैट मीन्स ही इज इनकैपेबल टू मेक पेमेंट। समझ जाओ, ये इंसॉल्वेंट पर्सन है, इसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। व्हेन द लायबिलिटी इज मोर देन इन एसेट्स, इसे बोलते हैं इंसॉल्वेंसी। एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर एक ही है ना रे? एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर एक ही होता है। एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक्रूड इनकम मतलब इनकम मिलने वाला है, ओके? फॉर एग्जांपल मैं जॉब करता हूँ, ठीक है? जॉब कर रहा हूँ, मैंने 10 महीने हो गए जॉब कर रहा हूँ, लेकिन अब तक सिर्फ 6 महीने का पेमेंट मिला है, तो 6 महीने के पैसे मिलने वाले हैं ना, पैसा मिलना बाकी है, उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम, ठीक है? एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मतलब महंगा और एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक बिस्किट का पैकेट लिया 10 रुपए में, तो वो भी एक्सपेंडिचर है, ठीक है? लेकिन भाई कार है, लग्जरियस कार, 60 लाख रुपए की कार है, तो वो एक्सपेंसिव, महंगा है वो कैटेगरी, ठीक है? उसके प्राइस बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट एसेट। एसेट का देखो क्या दिया हुआ है, एनी फिजिकल थिंग, कोई भी फिजिकल थिंग और राइट या फिर हमारा अधिकार, ओन्ड दैट हैज अ मॉनिटरी वैल्यू। तो मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दौलत है, शोहरत है, ये सब चीजें दिखती है, फिजिकल थिंग, ओके? या फिर राइट मतलब कॉपीराइट, मेरा बुक पे अधिकार है, पेटेंट मैंने खुद इन्वेंशन किया है, ऐसा कोई राइट है जो दिखता नहीं है बट ओन्ड मतलब मेरी ओनरशिप है उस पर, मेरा पूरा राइट है उस पर, ठीक है? तो वो होता है
एसेट। तो एसेट दो टाइप के होते हैं, टेंजिबल भी और इनटेंजिबल भी। टेंजिबल मीन्स जो दिख सकते हैं फिजिकल वाले, और इनटेंजिबल मतलब जो दिख नहीं सकते। आई एम नॉट ऑडिबल, ऐसा नहीं होगा बच्चों। ऑडिबल बाकी बच्चे आवाज आ रहा है ना? ओके। एक्रूड इनकम डेबिट है या क्रेडिट? क्रेडिट, इनकम को क्रेडिट होता है लेकिन पैसे मिलने वाले हैं तो एसेट होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है एक्रूड इनकम का। ठीक है, नेक्स्ट। ऐसा नहीं बोल सकते बच्चों एक्रूड इनकम डेबिट या क्रेडिट, वो क्वेश्चन पे मैटर करता है वो। नेक्स्ट, लायबिलिटी। लायबिलिटी मीन्स फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन मतलब मुझे किसी को तो भी पैसे पे करने हैं, इसे बोलते हैं लायबिलिटी। फिर वो कोई भी हो सकता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सैलरी पे करनी है, एम्प्लॉय की सैलरी पे करनी बाकी है। एम्प्लॉय है मेरा, देखा जाए तो मैं ओनर हूं, फिर भी वो मेरी लायबिलिटी है। मैंने सप्लायर से गुड्स लिए, उसको पैसे देना है, वो भी लायबिलिटी है। बैंक से मैंने लोन लिया है 50 लाख का, अरे वो भी लायबिलिटी है। कोई भी पर्सन, एनीथिंग जब हमें पे करना है ना, तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, डेटर। अब डेटर का क्या दिया देखो, अ पर्सन हु रिसीव्स अ बेनिफिट विदाउट गिविंग मनी। मतलब ऐसा कोई पर्सन जिसने हमसे बेनिफिट तो ले लिया लेकिन साले ने अब तक पैसे ही नहीं दिए, तो वो हो गया हमारा डेटर। इन शॉर्ट, जिससे पैसे लेना बाकी है, जिससे हमें पैसे लेना बाकी है, कोई भी पर्सन जिससे हमें पैसे लेना है, वो हमारी एसेट होता है। ठीक है, डेटर होता है, सॉरी डेटर। नेक्स्ट, अ पर्सन हु गिव्स अ बेनिफिट विदाउट रिसीविंग मनी। क्रेडिटर का मतलब क्या है कि जिसने हमें बेनिफिट दिया लेकिन अब तक पैसे नहीं लिए। देखो, मैं किसी पर गुड्स परचेस करके लाया, परचेस करके लेकर आया मैं उनसे, ठीक है, लेकिन अब तक उनको पेमेंट ही नहीं किया, तो वो हो गए मेरे क्रेडिटर। मतलब उन्होंने मुझे बेनिफिट दिया लेकिन उसके बदले मैंने अब तक पेमेंट नहीं किया, तो वो हो गया मेरा क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है लायबिलिटी, यस। और डेटर मतलब किसी से पैसे लेने हैं, वो होती है मेरी एसेट। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या? ग्रेजुअल रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स। देखो बच्चों, फिक्स एसेट की वैल्यू कम होती जाती है एवरी डे, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंप्यूटर लेकर आया, कंप्यूटर लाकर 6 महीने हो गए, कंप्यूटर लिया था मैंने 50,000 में, आज अगर बेचने निकलूँ तो कोई लेगा 50 में? ऑब्वियसली नहीं सर, वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 30,000 आएंगे सर, उससे ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपने 6 महीने यूज़ किया। तो जैसे जैसे एसेट पुरानी होती है वैसे वैसे वैल्यू उसकी कम होती है, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, टीयर एंड टीयर, यस। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल आगे आएगा बच्चों, ठीक है, क्रेडिट नोट डेबिट नोट भी आगे आएगा। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स का क्या मीनिंग है देखो, इट इज अ लॉस। बैड डेब्ट्स ये लॉस है, इट इज लॉस टू द बिजनेस अराइजिंग आउट ऑफ फेलियर ऑफ डेटर टू पे द ड्यूज। मतलब हमारा एक कस्टमर है बच्चों, और वो कस्टमर से मुझे पैसे रिकवर करने थे, लेकिन क्या करे, क्या करे, वो पैसा डूब गया सामने वाला। मतलब अच्छी थी, नियत अच्छी थी उसकी, देने की सच में इच्छा थी, वो गद्दार नहीं था, लेकिन उस पर इतना कर्जा हो गया, इतना लोन हो गया कि एट द एंड वो पैसे दे ना सका। ओके, तो उनकी लायबिलिटी ज्यादा हो गई, उनकी लायबिलिटी, कर्जा ज्यादा हो गया, प्रॉपर्टी बहुत कम, तो वो आदमी डूब गया। और वो आदमी डूबने की वजह से, वो आदमी डूबने की वजह से वो हमें पैसे नहीं दे सकता, तो हमारे पैसे डूब गए ना, उसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। और ऑफ कोर्स बैड डेब्ट्स हमारे बिजनेस का लॉस होता है। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो जस्ट 30 कुछ सेकंड्स में लेक्चर एंड होगा और मैं तुरंत आपको लिंक सेंड करता हूँ। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चीज़ें पेंडिंग रहेगी। डोंट वरी, मैं सब कुछ बताऊंगा टाइम टू टाइम। अब बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नेक्स्ट एपिसोड। चलना भाई।
ओके सर बच्चों, नियर अबाउट बहुत लोग आ चुके हैं, कर रहे स्टार्ट वापस। ओके, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पेज नंबर 10, अगर आप टेक्स्ट बुक रेफर कर रहे हो तो पेज नंबर 10 पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, इसमें देखो अकाउंटिंग कैसे किया जाता है। तीन बेस है, एक है कैश बेसिस, दूसरा है एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस, और तीसरा है मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। ठीक है, अब ये तीनों में क्या डिफरेंस है, एग्जैक्टली इनका क्या मीनिंग है, समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले कैश बेसिस। देखो बच्चों, कैश बेसिस का एकदम सिंपल सा फंडा है। जब जब मुझे कैश मिलेगा तब मैं इनकम दिखाऊंगा, और जब मेरे से कैश जाएगा तभी मैं उसको एक्सपेंस दिखाऊंगा। तो सर ऐसा ही होता है ना दुनिया में, अलग क्या हुआ है इसमें? देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, अंडर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड एक्चुअल कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड। अगर देखो फॉर एग्जांपल मुझे पैसे आने वाले हैं, ठीक है, अगर मुझे पैसे आने वाले हैं तो भी इनकम दिखा दिया जाता है। कहाँ पे? मर्केंटाइल बेसिस में। ओके, अगर पैसे मिलने वाले अब तक नहीं मिले तो भी इनकम दिखा दिया जाता है मर्केंटाइल बेसिस में। लेकिन कैश बेसिस में क्या है? एक्चुअल कैश रिसिप्ट। ओके, मतलब देखो यहाँ पे दिया है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन कैश इज रिसीव्ड। इनकम हम तभी दिखाएंगे जब एक्चुअल में कैश मिलेगा। एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉग्नाइज्ड व्हेन द कैश इज पेड। और एक्सपेंसेस भी तभी प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग में, तभी एक्सपेंस दिखाएंगे जब हम कैश पेड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन का क्या, देखो आगे दिया हुआ है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड टिल द कैश इज एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको गुड्स सेल किए, ठीक है, क्रेडिट पे गुड्स सेल किए, तो आपके पैसे अब तक नहीं आए। ठीक है, जब तक आपके पैसे नहीं आते, जब तक आपसे पैसे ही नहीं मिलते, तब तक मैं एंट्री ही नहीं करूंगा, लिख के भी नहीं रखूंगा। ये कब की बात है? ये बात है अगर मैं कैश बेसिस पे कर रहा हूं तो। ओके, और सिंपल सी बात है, सपोज मैंने कहीं से परचेस किया, मैंने गुड्स परचेस किए, वो भी क्रेडिट पे, मैंने अब तक पेमेंट नहीं किया, तो मैंने पेमेंट नहीं किया ना, तो भी मैं एंट्री नहीं करूंगा, बुक्स में लिखूंगा ही नहीं कहीं पे। क्यों? क्योंकि मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली तीन टाइप है ना बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें फर्स्ट है कैश बेसिस, जिसमें सिंपल पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो एक्सपेंस। ठीक है, नेक्स्ट एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। फिर एक्रूअल बेसिस क्या होता है? अंडर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू, द रेवेन्यू वेदर रिसीव्ड और नॉट बट हैज बीन अर्नड और एक्रूड ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अरे बाप रे सर, ये तो डेंजर वर्ड है, एकदम बाउंसर जा रहा है सर, टोटल बाउंसर सर, एकदम डेंजर। डोंट वरी स्टूडेंट्स, वो अगर इतना ही इजी होता तो हम क्या करते ना, आप हमारे पास आते ही नहीं। ओके, और हमारे पास आई हो तो इजी करने का ही हमारा काम है, डोंट वरी। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब क्या? इनकम। इनकम कब दिखाया जाएगा? इनकम वेदर रिसीव्ड और नॉट। मतलब एग्जाम्पल, मैंने गुड्स सेल्स किए, मैंने गुड्स सेल किए कस्टमर को उधारी पे, मतलब अब तक पैसे आए क्या? नहीं आए, पैसे मिलने वाले, फिर भी उसको इनकम दिखा दिया जाएगा। पैसे मिलना बाकी है, फिर भी वो इनकम में लिखा जाएगा। कब? अगर मैं मर्केंटाइल बेसिस, दैट मीन्स एक्रूअल बेसिस फॉलो कर रहा हूं तो। अरे क्या रिपीट कर रहे हो? मैं वही तो 4 बार बता रहा हूं, फिर भी बोल रहे हो आप रिपीट करो, रुको ना थोड़ा। मैंने कैश बेसिस, आपने रिपीट बोलने के बाद मैंने वापस एक्सप्लेन किया। एक्रूअल बेसिस तो अब तक चल रहा है, फिर भी आप बोल रहे हो रिपीट करो, रुको तो सही, होने तो दो। मैंने बोला हुआ है डाउट रहा तो 10 बार पूछो, ओके, लेकिन होने तो दो। मैं पॉइंट चल रहा है और वही रिवाइज करो, इसमें क्या दम है? तो ध्यान दो, एक्रूअल बेसिस मतलब क्या? मैंने, देखो एक पर्सन है, चलो एग्जांपल के बेसिस पे आपको जल्दी समझ आएगा, अच्छी बात। हाँ, ये मेरा कस्टमर है, ठीक है, मैंने इसको गुड्स सेल्स किया क्रेडिट पे, मतलब उधार सेल। ठीक है, तो हम ये रिकॉर्ड करेंगे, कब रिकॉर्ड करेंगे? अगर हम कैश बेसिस
पे रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कैश बेसिस, तो हम अकाउंटिंग में लिखेंगे ही नहीं। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ना कैश आया ना कैश गया, समझ रहे हो, तो ये लिखेंगे ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करें मर्केंटाइल बेसिस की, जो सेकंड पॉइंट है, मर्केंटाइल या फिर एक्रूअल, दो नाम है उसके, आप देख सकते हो यहाँ पे एक्रूअल और मर्केंटाइल। तो मर्केंटाइल बेसिस अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें इवन सेल्स के पैसे नहीं भी आए ना तो भी हम सेल्स इनकम में लिख के रखेंगे। ये मर्केंटाइल बेसिस क्या बोलता है, अरे ठीक है ना, पैसे नहीं आए तो क्या हुआ, इनकम तो हुआ ना, गुड्स सेल्स किया मतलब इनकम हुआ ना, आ जाएंगे पैसे बाद में, सिर्फ पैसे मिलना बाकी है, लेकिन इनकम तो तेरी तभी हो गई जब गुड्स सेल्स कर दिए। इसलिए मर्केंटाइल बेसिस में रिकॉर्डिंग किया जाता है, ठीक है। अगर दूसरा एग्जांपल इसी के साथ कंपैरिजन में, अगर मैंने इसको कैश में गुड्स सेल किए, कैश सेल्स, ठीक है, तो कौन रिकॉर्ड करेगा? अरे कैश बेसिस वाला भी लिखेगा और मर्केंटाइल वाला भी लिखेगा, क्योंकि दोनों के पॉइंट से इनकम तो है ना, समझ रहे हो। बस क्रेडिट ट्रांजैक्शन का फर्क पड़ता है, कैश बेसिस में क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं लिखे जाते, उधर वाला कुछ भी नहीं लिखेंगे हम अगर कैश बेसिस रहा तो, और मर्केंटाइल बेसिस में सब कुछ लिख के रखेंगे। और हाँ, ये भी बता दो आपको, रियलिटी में इंडिया में कौन सी पॉलिसी फॉलो होती है? मर्केंटाइल बेसिस, मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो किया जाता है पूरे इंडिया में अकाउंटिंग के लिए, ठीक है। तो ये सेल्स का एग्जांपल। चलो मैं अभी परचेस का एग्जांपल दे देता हूँ इसी में, ठीक है। सपोज मैंने इनसे क्रेडिट परचेस किया, मैंने इससे क्रेडिट पे परचेस किए गुड्स, तो कहाँ पे लिखेंगे? अगर मैं मर्केंटाइल बेसिस कर रहा हूँ तो लिखूंगा, कैश बेसिस में नहीं लिखूंगा, ओके। कैश बेसिस में रिकॉर्डिंग नहीं होगा क्योंकि कैश आया भी नहीं और गया भी नहीं। लेकिन अगर मैंने कैश में परचेस किया है, मैंने परचेस किए गुड्स और तुरंत कैश दे दिया, तो फिर कैश बेसिस हो या मर्केंटाइल बेसिस, दोनों में रिकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। क्लियर है भाई? जिन्होंने पूछा था, तारिक भाई, रिपीट किया मैंने, अफरीन जी, अफरीन जो भी है, मैंने रिपीट किया, आई होप आपको समझ गए होगी कंसेप्ट। नेक्स्ट, एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस। अभी एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस क्या है? क्यों, हाँ हाँ सॉरी, हाइब्रिड, हाइब्रिड बेसिस क्या है? हाइब्रिड में देखो क्या दिया हुआ है, द बेसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। मतलब ऐसा अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है जिसमें कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस का कॉम्बो है। मतलब क्या, देखो इसमें revenues and assets are generally recorded on cash basis, whereas expenses and liabilities are generally taken on accrual basis। ये तो और भी डेंजर है। अगेन इसको भी एग्जांपल के साथ समझते हैं ना। तो देखो मेरी ड्राइंग्स बहुत भारी है ना बच्चों, हाँ हाँ हाँ, ये अपनी इतने कुछ, मतलब स्कूल में भी इतना ही ड्रॉ करता था मैं, अभी भी इतना ही करता हूँ, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हुई बाद में, ठीक है। ओके, तो ध्यान दो, ट्रांजैक्शन, हमने इसे क्रेडिट सेल्स किया, ठीक है, और हमने इनसे क्रेडिट परचेज भी किया। मतलब बाजू वाला ही दुकान है मेरे, मैं उसको कभी कभी सेल भी करता हूँ और परचेज भी करता हूँ, रहता ऐसे होता है ना। कभी कभी मेरा कुछ माल खत्म हो गया तो मैं उससे लेता हूँ, उसका खत्म हो गया तो मेरे से लेता है, तो ये चलता रहता है, ठीक है। जब मैं क्रेडिट सेल्स करूंगा, अभी हाइब्रिड बेसिस की बात चल रही है बच्चों, हाइब्रिड, तीसरा वाला, ठीक है। या फिर आपको डायरेक्ट टेबल 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 बनाता हूं मैं, एक सेकंड, एकदम मस्त फॉर्मेट, मैंने अभी तक नहीं बनाया ऐसा कुछ, आपके लिए बना रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। एक है कैश बेसिस, दूसरा है मर्केंटाइल, और तीसरा है हाइब्रिड, ठीक है। तीन टाइप है। अगर मैंने कैश में गुड्स परचेस किए, कैश परचेस, तो कौन रिकॉर्ड करेगा? कैश बेसिस में भी रिकॉर्डिंग करेंगे, मर्केंटाइल वाले भी करेंगे और हाइब्रिड में भी करेंगे, ठीक है। सपोज मैंने कैश सेल्स किया, कैश सेल्स किया मतलब क्या, नोटा बेच के आया? अरे नहीं नहीं, गुड्स सेल्स किया और कैश इमीडिएट मिल गया, इसे बोलते हैं कैश सेल। तो रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगा? तीनों में रिकॉर्डिंग होगा, कोई भी टाइप ऑफ अकाउंटिंग हो, ठीक है। अब ट्विस्ट आने वाला है बच्चों, ध्यान रखो। सपोज मैंने क्रेडिट परचेस किया,
मतलब क्रेडिट बेसिस पे परचेस किया, मतलब आज जाके मैं माल खरीद के लाया लेकिन पेमेंट अब तक नहीं किया, फ्यूचर में करने वाला हूं, ठीक है। अब कैश बेसिस वाला इसको रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्यों? कैश बेसिस वाला क्या बोलता है, पैसा आया क्या, नहीं, पैसा गया क्या, नहीं, तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। कैश बेसिस वाले का क्लियर फंडा है, सिर्फ कैश आई तो ही लिखेंगे, गई तो ही लिखेंगे, यहाँ पे उधारी वाला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ओके। मर्केंटाइल वाला क्या बोलता है, यार क्या हुआ, पैसे नहीं आए तो क्या हुआ, परचेस तो हुआ ना, खर्चा तो हुआ ना। बच्चों आज मैं जाके खरीद शॉपिंग करके आया, पैसे मैं 15 दिन के बाद दूंगा या 15 महीने के बाद दूंगा, लेकिन खर्चा कब हुआ था, आज ना, एक्सपेंस आज ही हुआ है, ये बोलता है मर्केंटाइल बेसिस, ठीक है। और हाइब्रिड बेसिस की अगर बात करें तो यस, इसमें भी रिकॉर्डिंग किया जाएगा, क्योंकि इसमें क्रेडिट परचेस रहा, मतलब खर्चा रहा, एक्सपेंस, फिर वो उधारी वाला भी रहा तो भी हम लिखते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम क्रेडिट सेल्स की, सेल्स किया बच्चों हमने क्रेडिट बेसिस पे, कैश वाला तो नहीं लिख रहा, कैश आई भी नहीं और गई भी नहीं, ओके। मर्केंटाइल वाला लिखेगा, वो बोल रहा है क्या हुआ, क्या हुआ, अगर पैसे नहीं आए, इनकम तो है ना, गुड सेल्स तो किए ना, तो इनकम में दिखा दो। और हाइब्रिड वाला बोलता है नहीं नहीं, पैसे का, इनकम का ऐसा है ना, जब तक पैसे नहीं आते तो हम इनकम नहीं दिखाएंगे, लेकिन खर्चा है तो दिखा देंगे, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, रेवेन्यू एंड एसेट्स रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस, मतलब क्या, रेवेन्यू मतलब इनकम, इनकम हम तभी दिखाएंगे जब कैश मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है चार्ट जिसमें सब कुछ समराइज है, तीनों पॉइंट। कैश बेसिस में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन, मर्केंटाइल बेसिस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो, कैश या क्रेडिट लिखा जाएगा, लेकिन हाइब्रिड बेसिस में, हाइब्रिड बोले तो दोनों का कॉम्बो है ऑफकोर्स, नाम जैसा, तो कॉम्बो में क्या है, अगर एक्सपेंस रहा तो हम क्रेडिट बेसिस पे भी लिखेंगे, लेकिन इनकम रहा तो सिर्फ कैश बेसिस पे, अगर पैसा आया तो ही उसको हम इनकम दिखाएंगे। नेक्स्ट, आई होप अब क्लियर होगा आपको। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ओके। आप ये जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बनाते हो, इसका यूज कौन करता है एग्जैक्टली? और इतना सिस्टमेटिक किया, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, बैलेंस शीट बनाया, ऐसा बहुत कुछ हमने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया, इसका फायदा किसको है? बेसिकली देर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर्स, एक है इंटरनल यूजर और दूसरे है एक्सटर्नल यूजर, ठीक है। अब इंटरनल यूजर मतलब कौन, जो बिजनेस के अंदर के, अंदर वाले लोग हैं, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर वाले लोग कौन है, अरे अंदर की बात है बच्चों देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ओनर्स, देखो बिजनेस के ओनर मतलब, और मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज, ये सिर्फ बिजनेस के लोग हैं सब। तो ऑफ कोर्स इनको भी इंटरेस्ट है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनको भी देखना है कि आपने कितना कमाया कितना गमाया, ठीक है। तो देखो ओनर, रिंग्स ब्रेक हाँ, तो बच्चों हम बात कर रहे थे ओनर की, तो ओनर में देखो क्या दिया हुआ है, द ओनर ऑफ बिजनेस, द ओनर ऑफ द बिजनेस प्रोवाइड कैपिटल टू यूज इन द बिजनेस। ऑफ कोर्स ओनर मतलब ऐसा पर्सन है भाई जिसमें उसका खुद का पैसा डाल दिया बिजनेस में, रिस्क ले ली, राइट ना, इतना भी कैपिटल इन्वेस्ट किया, कुछ कंफर्म है क्या प्रॉफिट कमाने का, नहीं भाई, लॉस भी हो सकता है, फिर भी इतने रिस्क उठा के बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ठीक है। ऑफ कोर्स दे आर इंटरेस्टेड टू नो वेदर द बिजनेस हैज अर्न प्रॉफिट और नॉट। ऑफ कोर्स उनको तो जानना ही ना, साल भर में हमने प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, हर एक ओनर को जानना जरूरी है, ठीक है। इसलिए ओनर्स के लिए जरूरी है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जरूरी है ओनर के लिए। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट का क्या दिया है देखो, अकाउंटिंग डेटा आर द बेसिस फॉर मोस्ट ऑफ द डिसीजन मेड बाय द मैनेजमेंट। देखो बच्चों बिजनेस में, डे टू डे बिजनेस में जो मैनेजमेंट की टीम होती है, वो जो डिसीजन लेते हैं, वो मैनेजमेंट का डिसीजन डिपेंड होता है नॉर्मली प्रॉफिट पे। बहुत बार ऐसा होता है कि बिजनेस में अगर हम ये डिसीजन ले तो इससे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो ये कैसे समझेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जब अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी तो उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके मैनेजमेंट जो भी है वो डिसीजन ले सकती है, तो इसलिए मैनेजमेंट के लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन काम की चीज है, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज।
अब एम्प्लॉयज को क्या करना है भाई अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से? सो देखो, द एम्प्लॉयज आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एम्प्लॉयज को भी देखना है कि साला अपना बिजनेस, जिधर हम जॉब करते हैं, हम काम करते हैं, अपना बिजनेस कितना छाप रहा है, उनको भी देखना है। विच विल इफेक्ट देयर रेमुनरेशन, क्योंकि उनको भी समझता है ना कि साला अगर कंपनी हर साल प्रॉफिट कमाते जा रही है, बढ़ाते जा रही है, बिजनेस बढ़ते जा रहा है, साला अपना सैलरी क्यों नहीं बढ़ रहा? नट्टू काका, पता है आपको नट्टू काका? कितने लोगों को पता है नट्टू काका? अरे कोई एक तो होगा, एक भी नहीं। ओके, एक भी पर्सन नहीं पता? अरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा नाम की सीरियल है यार, सब टीवी पे लगती है, उसमें नट्टू काका बेचारे, लेकिन नहीं पता किसी को तो समझेगा भी नहीं। चलो हम पॉइंट पे आते हैं अपने अपने। एम्प्लॉयज़ को देखो, बेसिकली उनको सैलरी मिलनी चाहिए, टाइम टू टाइम बढ़नी चाहिए, और इंसेंटिव्स मतलब नॉर्मली, अरे टीवी नहीं देखते? अरे बाप रे, सिंसियर स्टूडेंट मिल गए मुझे तो जम्मू कश्मीर में, क्या बात है, ऐसे महाराष्ट्र में नहीं मिले थे ना टीवी देखने वाले। आप नहीं देखते तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे भी टीवी को इडियट बॉक्स बोला जाता है, तो आप नहीं देखते हो, गुड। स्टूडेंट्स, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को रेमुनरेशन तो मतलब एक सैलरी तो मिलती है, कुछ उनके परफॉर्मेंस पे भी होता है कि जितना ज़्यादा सेल करोगे तो उसके परसेंटेज में उनको इंसेंटिव दिया जाएगा, कुछ कमीशन दिया जाएगा, या फिर बोनस दिया जाएगा। तो ये सब देखने के लिए एम्प्लॉयज़ को भी देखना है कि हमारा बिजनेस कितना कमा रहा है। ऐसा तो नहीं कि बिजनेस कमाते जा रहा है, साला ओनर सैलरी बढ़ा ही नहीं रहा, एम्प्लॉयज़ को बोल रहा है पैसे ही नहीं है, आप अच्छा भी काम नहीं करते इसलिए बिजनेस लॉस में चल रहा है। इसलिए उनको भी इंटरेस्ट है फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। तो हमारी जो एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन है, रिटायरमेंट बेनिफिट, सब कुछ देखने के लिए काम का है। हाँ, यस, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चों कि एम्प्लॉयज लोग, सब लोग स्ट्राइक करते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम फैक्ट्री स्टार्ट नहीं करेंगे, प्रोडक्शन बंद रहेगा। ये सब कुछ होता है ना, ये सब कुछ होता है। अगर उनको पता है, उन्होंने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का स्टडी किया हुआ है, साला अपना जो ओनर है, अपना जो मालिक है, इतना कमा रहा है, करोड़ों छाप रहा है, साला 1 रुपया बढ़ा के देता नहीं सैलरी, चलो स्ट्राइक करते हैं। ऐसा भी होगा भाई, सैलरी डिमांड करेंगे, सो ऑन। तो उनके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। नेक्स्ट, एक्सटर्नल यूजर्स। देखो, आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उसका यूजर सिर्फ घर वालों को नहीं, बाहर वालों को भी है। देखो बच्चों, ये आउटसाइडर्स है। आउटसाइडर्स मतलब जो बिजनेस का पार्ट नहीं है, लेकिन इनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपके बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल है। उसमें फर्स्ट इज क्रेडिटर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब क्रेडिटर्स मतलब कौन? जिसे मुझे, आई वॉन्ट टू ओ हिम, आई ओ हिम, OWE, मतलब मुझे जिसको पैसा देना है वो मेरा क्रेडिटर हो गया, ठीक है। ये भाई ये, इसको मुझे पैसा देना है, पैसा देना बाकी है, मेरे ऊपर कर्जा है, तो ये क्रेडिटर हो गया। अब क्रेडिटर को क्या करना है मेरे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से? अरे ऑफ कोर्स देखना है ना, उसने जो पैसे दिए मेरे पे, पैसे मैंने डूबा तो नहीं दिए, बिजनेस में लॉस तो नहीं हो रहा है, मैं कैपेबल हूं क्या उसको पैसे लौटाने के लिए, कैपेबल हूं क्या नहीं, तभी वो मुझे पैसे देंगे ना। तो इसके लिए उनको भी जरूरी हो जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना। तो कमर्शियल बैंक है, या फिर पब्लिक डिपॉजिट होल्डर है, सप्लायर है जो गुड्स वगैरह सप्लाई करते हैं, ये सबको देखना बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी पोजीशन कैसी है बिजनेस, ठीक है। देखो बच्चों, बैंक में लोन गए तो बैंक वाले क्या चेक करते हैं? नहीं, डॉक्यूमेंट क्या चेक करते हैं वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, लेकिन वो देखते क्या है, सामने वाले की रीपे करने की कैपेसिटी। अगर सामने वाला कैपेबल है, स्ट्रांग है, नहीं भाई ये पैसे हमें दे सकता है, ठीक है, तो अगर पैसे देने के कैपेबल रहा तो ही बैंक हमें लोन देगी ना, समझ रहे हो, अदरवाइज बैंक हमें लोन ही नहीं देंगी। तो इसलिए बैंक को भी देखना जरूरी है कि हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स बच्चों, इन्वेस्टर मतलब ये ऐसी जनता है जिन्होंने अपने कंपनी पे विश्वास किया है और उनका अमाउंट, उनका जो भी फंड है, प्रेशियस फंड, वो हमारे कंपनी पे इन्वेस्ट किया है। तो पर्सन हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग देयर फंड इन ऑर्गेनाइजेशन शुड नो अबाउट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ अ बिजनेस यूनिट व्हाइल मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑफ कोर्स यार, आप कहीं पे भी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो बच्चों, तो आप पहले देखेंगे ना कि उस बिजनेस में कितना पैसा है, प्रॉफिट है या लॉस है, ओके। तो आपने अगर सोच लिया,
देखो आपने अगर स्कैम 1992 ऐसा कुछ देख लिया, आपने सोच लिया कि चलो भाई शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, रिस्क है तो इसके, अरे सब कुछ ठीक है, रिस्क है तो इसके, लेकिन हम ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे हमें कुछ तो भी दिखेगा, रिटर्न मिलने वाला है। तो इन्वेस्टर्स डेफिनेटली पहले चेक करेंगे पैसे मिलेंगे क्या नहीं है, तो तभी वो इन्वेस्ट करेंगे। ओके, अब लिक्विडिटी पोजीशन मतलब क्या? हाँ, लिक्विडिटी पोजीशन मतलब एसेट्स और लायबिलिटी का रेशो। ओके, अगर किसी के पास, वैसे तो करंट एसेट्स का होता है, लेकिन वो करंट एसेट थोड़ा डिटेल में हो जाएगा, तो इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो लिक्विडिटी पोजीशन मतलब सिंपली एसेट्स और लायबिलिटीज का रेशो। ठीक है, कि सामने वाले के पास फॉर एग्जांपल 2 करोड़ के एसेट है और सिर्फ 50 लाख का लोन है, मतलब 4 टाइम्स एसेट है ना, लोन जितना है उसके 4 टाइम्स उसके पास प्रॉपर्टी भी है। इट मीन्स उसका लिक्विडिटी पोजीशन बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली साउंड है, स्ट्रांग है। ठीक है, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। ओके, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब क्या? ऐसे इन्वेस्टर जो इन्वेस्टर बन सकते हैं। एक मिनट, पोटेंशियल यहाँ शायद यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पोटेंशियल। देखो, अभी आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप अभी तो सिर्फ फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में आपको 3-4 डेमो लेक्चर आपने अटेंड किए। ओके, डेमो लेक्चर अटेंड किए, जिस दिन आपका एडमिशन कंफर्म होगा तब आप मेरे स्टूडेंट बन जाओगे। मतलब जितने दिन आप सिर्फ डेमो लेक्चर देख रहे थे ना, तब आप मेरे पोटेंशियल स्टूडेंट थे। तो वैसे पोटेंशियल इन्वेस्टर मतलब क्या? जो अब तक इन्वेस्टर नहीं हुआ, लेकिन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा उसको अगर अच्छा लगा तो वो इन्वेस्टर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कस्टमर। कस्टमर को भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो customers who buy and use the product and service of business enterprises are interested in knowing, customer को क्या पता करना है? The details of the product and price charged to them. Okay, मतलब उनको ये देखना है कि भाई ऐसा तो नहीं कि प्रोडक्ट बन रहा है 10 रुपए में और हमें बेच रहा है 100 रुपए में। अरे नहीं, प्रॉफिट कमाओ, डेफिनेटली कमाओ भाई, हर बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए होता है, आप भी कमाओ हम भी कमाएंगे, लेकिन 10 रुपए की चीज अगर 100 रुपए में दे रहा है भाई, बद्दुआ मिलेंगे ना तेरे को, थोड़ी छोड़ेंगे बिजनेस वाले, ठोकेंगे ना कस्टमर मिलके। तो कस्टमर्स को ये पता करना है कि ये गुड्स कितने में आ रहे हैं और कितना में सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट, टैक्स अथॉरिटीज एंड अदर रेगुलेटरी बॉडीज। तो टैक्स अथॉरिटीज को क्या करना है हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देख के? ऑफ कोर्स उनको क्या चाहिए? इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स वालों को क्या पता है हमें टैक्स मिलेगा किस पे? इनकम पे। देखो फॉर एग्जांपल मैं जितना इनकम कमाता हूं मैं उस पर टैक्स पे करता हूं, राइट? तो मेरी इनकम कितनी है इसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट को इंटरेस्ट है ना। गवर्नमेंट को जब पता चलेगा मेरी इनकम कितनी है, तब वो सोचेंगे कि हमें इतना टैक्स मिलेगा, इनकम टैक्स। ओके, तो इसलिए जो टैक्स अथॉरिटीज है या फिर और कोई रेगुलेटरी बॉडीज है, मतलब जीएसटी ऑफिस है, सर्विस टैक्सेस है, या फिर गवर्नमेंट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, तो ये जो ऑफिसेस होते हैं इनको भी इंटरेस्ट है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ओके, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को क्या करना है भाई हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के? हमारी साल भर में कितना कमाया, कितने प्रॉपर्टी, कितने लोन, इसका गवर्नमेंट को क्या लेना देना है? तो द स्केर्स रिसोर्सेस ऑफ द कंट्री आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइज। देखो ऐसे बिजनेस में स्केर्स मतलब लिमिटेड, ऐसी चीजें जो लिमिटेड मिलती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल केमिकल, या फिर हम एग्जांपल लेते हैं मिनरल्स, जमीन के नीचे से मिनरल निकाले तो ऑफकोर्स वो लिमिटेड है ना बच्चों, अनलिमिटेड स्टोरेज नहीं है, लिमिटेड है, और उसका हम यूज कर रहे हैं, हर बिजनेस यूज करता है। तो स्केर्स रिसोर्सेज ऑफ कंट्री आर यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज। इंफॉर्मेशन अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस यूनिट्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज हेल्प द गवर्नमेंट इन पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। देखो बच्चों, टाइम टू टाइम गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एफर्ट्स लेते हैं, कैसे इंडिया में मतलब कंट्री में या फिर स्टेट में कैसे बिजनेस बढ़ेगा, कौन सी पॉलिसीज अडॉप्ट करे, क्या डिस्काउंट दे, टैक्सेशन कितना लगाए, ये सब कुछ डिसीजन गवर्नमेंट को लेना होता है। गवर्नमेंट ले सकता है विद द यूज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मिलने की वजह से उसका यूज करके गवर्नमेंट अच्छे से पॉलिसी बना सकती है टैक्स कलेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज रिसर्चर्स। रिसर्चर्स को तो हर चीज में इंटरेस्ट होता है, तो अकाउंटिंग में क्यों नहीं होगा? तो देखो, रिसर्चर्स टू कैरी आउट देयर रिसर्च कैन यूज अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन and make the use of published financial statement for analysis and evaluations.
तो बच्चों अगर हमें किसी कंपनी का इवैल्यूएशन करना है कि वो कंपनी अच्छी है या बुरी है, हमें उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सब कुछ देखने के लिए काम की चीज़ें हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली अवेलेबल हुआ तो हम सब कैलकुलेशन करके देख सकते हैं कि सामने वाला बिजनेस कितने कैपेबल है। ओके, नेक्स्ट इज जनरल पब्लिक। ओ बाप रे, जनरल पब्लिक को भी इंटरेस्ट है, मतलब कॉमन मैन वो भी आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन देखना चाहता है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो देखो, जनरल पब्लिक at large can get a view of earning capacity and stability of the enterprise as well as social responsibility measures undertaken by the enterprise. Okay, हाँ नेक्स्ट, अब इसमें क्या है जनरल पब्लिक ना, देखो बच्चों जनरल पब्लिक को हम ये समझेगा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखिए कि हम कितना कमाते हैं, हमारा टर्नओवर कितना है, हमारे पास कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कितने लोगों को हम जॉब प्रोवाइड कर सक रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें देखने के लिए जनरल पब्लिक भी इंटरेस्टेड है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नाउ रोल ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का क्या रोल है। ठीक है, अगेन ड्रिंक्स ब्रेक। यस, रोल ऑफ अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का क्या काम है। देखो उसमें सबसे पहले रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड कीपर मतलब अकाउंटेंट मेंटेन्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो जो भी डे टू डे लाइफ में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करके रखने का काम अकाउंटेंट कर रहा है, ये उसका फर्स्ट काम हुआ। ठीक है, नेक्स्ट, अरे सिर्फ अकाउंट नहीं, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहा है, आगे दिया हुआ है ही ऑल्सो प्रिपेयर्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के साथ साथ सिस्टमैटिकली सब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड भी किए और उसका यूज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाने का काम अकाउंटेंट ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइडर ऑफ इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। ओके, तो अकाउंटेंट जो भी है वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा मैनेजमेंट को, जो कंपनी के मैनेजर है, सीईओ है, तो इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। तो अकाउंट असिस्टेंट, अरे असिस्टेंट तो हमारी पोस्ट है सर, वो असिस्ट लिखा हुआ है, असिस्टेंट नहीं है। अरे हाँ हाँ हाँ, वो अकाउंट नाम देखते हैं मेरे दिमाग में एग्जाम आ गई, अकाउंट असिस्टेंट की एग्जाम है हमारी। ठीक है, सो देखो, अकाउंटेंट असिस्ट द मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल। देखो बच्चों बिजनेस में मैनेजमेंट को डिसीजन लेने होते हैं। ठीक है, अभी टॉप मैनेजमेंट को डिसीजन लेने हैं, जैसे मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल दिया था इसके पहले रिलायंस का। रिलायंस में कंपनी सोच रही है कि हमें नया प्लांट स्टार्ट करना है। ठीक है, तो क्या वो एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक बिल देखेंगे? ऑफकोर्स नहीं, उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि हमारा परचेस कितना है, हमारा सेल्स कितना है, अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोटेक्टर ऑफ बिजनेस एसेट्स। अरे बाप रे, अकाउंटेंट का ये भी एक काम है, वो बिजनेस एसेट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सो देखो, अकाउंटेंट मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स। अकाउंटेंट क्या करता है, एसेट्स के रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। ओन्ड बाय द बिजनेस, ओन्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस के एसेट्स है उसका हिसाब या फिर सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम अकाउंटेंट करता है। ठीक है, विच इनेबल द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दिस एसेट्स। क्योंकि सबके सब एसेट्स और लायबिलिटीज इसका पक्का हिसाब, प्रॉपर सब हिसाब रखा जा रहा है बाय अकाउंटेंट, तो एक टाइप से अगर देखें तो अकाउंटेंट एसेट्स को प्रोटेक्ट ही कर रहा है। ध्यान रखना है ना कौन से एसेट्स है, कितनी वैल्यू है, सब कुछ। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एडवाइजर। अकाउंटेंट का ये भी एक काम है बच्चों, फाइनेंशियल एडवाइजर, मतलब वो एडवाइस देता है। सो देखो, अकाउंटेंट एनालाइज द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड एडवाइज द बिजनेस मैनेजर रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। देखो बच्चों, अकाउंटेंट क्या करता है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंपनी के जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसका स्टडी करता है। ठीक है, और इवन इन एडिशन टू दिस वो कंपनी के जो मैनेजर है उन्हें एडवाइस देता है कि कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंपनी की खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो कॉस्ट कैसे हम कम कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों के लिए अकाउंटेंट डेफिनेटली मैनेजमेंट को हेल्प करेगा, असिस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज टैक्स मैनेजर। अभी ये क्या है, तो देखो, द अकाउंटेंट इंश्योर्स दैट द टैक्स रिटर्न्स आर प्रिपेयर्ड एंड फाइल्ड करेक्टली ऑन टाइम एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज मेड ऑन टाइम। ओके, ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है बच्चों।
अकाउंटेंट क्या करता है? दैट टैक्स रिटर्न्स आर प्रिपेयर्ड एंड फाइल्ड करेक्टली ऑन टाइम। देखो, रिटर्न मतलब क्या? इनकम टैक्स या फिर टैक्स रिटर्न का मतलब क्या? साल भर में हमने जो भी कमाया, जो भी एक्सपेंस हुआ, इनकम हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी था, इसका समरी हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी बताना पड़ता है। सर उनको क्यों बताने का, उनको क्या जरूरत है बताने की? अरे बच्चों, इनकम टैक्स अगर पे करना है, देखो इंडिया में रहना है ना, तो इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल है, ठीक है। और इनकम टैक्स एप्लीकेबल है तो हम हमारा इनकम वो नहीं कैलकुलेट करते, हमें खुद बताना पड़ता है गवर्नमेंट को। इनकम टैक्स रिटर्न मतलब एक फॉर्मेट होता है, फॉर्म होता है, वो ऑनलाइन होता है सब कुछ, ई रिटर्न बोलते हैं उसे। तो वो फॉर्म में हम सब डिटेल प्रोवाइड करते हैं कि मेरा नाम ऐसा, मेरा पैन नंबर, मेरे बैंक डिटेल्स, मेरा इनकम, सब कुछ। तो हम उसमें अपनी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है। तो टैक्स मैनेजर, एज अ टैक्स मैनेजर मतलब अकाउंटेंट का क्या काम है कि टाइम टू टाइम रिटर्न्स फाइल करे, इनकम टैक्स रिटर्न हो, जीएसटी का हो या और कुछ हो, टाइम टू टाइम रिटर्न्स फाइल करे, गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। और साथ में जो ड्यू डेट होती है, टैक्स पेमेंट की ड्यू डेट होती है बच्चों, फॉर एग्जाम्पल 31 जुलाई, 31 मार्च को साल खत्म होने के बाद अगले 4 महीने मतलब 31 जुलाई के एंड तक आपका टैक्स का पेमेंट हो जाना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न हो जाना चाहिए। तो ये कौन देखता है? ऑफ कोर्स अकाउंटेंट। अकाउंटेंट ये भी काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, पीआरओ, पीआरओ भी बोलते हैं इसे। तो अकाउंटेंट प्रोवाइड्स अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड यूजर फॉर एनालिसिस एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो बच्चों, अकाउंटेंट ये भी एक काम करता है कि जो भी आउटसाइडर्स है, जो भी अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन चाहता है, एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंट्स, तो वो प्रोवाइड करने का काम भी अकाउंटेंट करते हैं। इसलिए उसको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर भी बोला जाता है, क्योंकि पब्लिक रिलेशन भी मेंटेन रखना है ना। वो पब्लिक में से मेरा सप्लायर होगा, बैंक होगी, जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं, तो उनको डिटेल्स प्रोवाइड करना, दैट इज पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? पॉइंट टू बी रिमेंबर, अकाउंटिंग इज टर्म्ड एज लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ओके, वेरी नाइस, याद रखने के लिए। अकाउंटिंग इज डैश 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 ऑफ द बिजनेस, एकदम सिंपल। अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है? लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, ठीक है। नेक्स्ट, देर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की कौन सी ब्रांचेस है बच्चों? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। ये ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ये भी नाम याद रखना, 4 ऑप्शन के लिए आ सकता है। आपको 5वां नाम अलग ही कुछ दिया जाएगा, या फिर पांचों नहीं, सॉरी 4 नाम, 4 में से एक अलग ही दे देंगे वो, जो टाइप्स ऑफ अकाउंट नहीं है। तो याद रखना, फाइनेंशियल, कॉस्ट, मैनेजमेंट, सोशल और ह्यूमन रिसोर्स, यही अकाउंटिंग के टाइप्स है, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट, देयर आर 3 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग कैसे की जाती है? एक तो कैश बेसिस पे, पैसा आया तो इनकम, गया तो एक्सपेंस, ठीक है। या फिर एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस पे, मतलब क्या? पैसे नहीं भी आए तो इनकम दिखा दो, पैसे नहीं भी पे किए तो भी एक्सपेंस दिखा दो, अगर वो उस पीरियड का एक्सपेंस रहा तो, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्स्ड और हाइब्रिड बेसिस। तो इसमें मैंने बोला आपको, इनकम जो है वो कैश बेसिस पे रहेगी और एक्सपेंस मर्केंटाइल बेसिस पे, मतलब एक्सपेंस अब तक पेड नहीं भी किए तो भी हम इस साल का एक्सपेंस उसको कंसिडर करके एक्सपेंडिचर में दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर सेवरल पर्सन्स हु नीड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्ट है। उसमें 2 कैटेगरी, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल मतलब हमारे कंपनी के ओनर है, मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज, ये लोग इंटरनल हो गए। और आउटसाइडर में फिर सप्लायर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जनरल पब्लिक है, इन्वेस्टर्स है, तो क्रेडिटर्स है, ऐसे सब लोगों को इंटरेस्ट है। नेक्स्ट, अकाउंटेंट हैव सेवरल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अकाउंटेंट को बहुत सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमने अभी देखे, ठीक है। स्टूडेंट्स, सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन, ऑफ कोर्स दिस यू हैव टू सॉल्व दिस वन। तो आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करना है, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आप सोचोगे कि सर हम सबमिट करें, कैसे करें, क्या करें, स्टूडेंट्स प्रैक्टिकली स्पीकिंग एज पर माई शेड्यूल, जो भी मेरा शेड्यूल चल रहा है आपके लिए, जो बैच चल रही है, तो इट इज़ प्रैक्टिकली वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू चेक असाइनमेंट ऑफ एवरीवन। देखो, अब आप छोटे बच्चे नहीं हो कि अगर चेक करना है तो ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको समझ रहा है कि आपके लिए एग्जाम कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसको इस एग्जाम की तैयारी करनी है वो सॉल्व करेगा, ओके। रही बात चेकिंग की, तो इसके आंसर्स मैं आपको कल बताऊंगा और आप चेक कर लेना कि आपने यही आंसर लिखे है क्या नहीं, ठीक है। इसके लिए हम 10 से 15 मिनट दे देंगे और चेक कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों, हमने
ये बुक स्टार्ट किया है, आपको मैंने PDF सेंड की हुई है, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 दोनों भी, ठीक है। तो आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हो। आपको मैं एक बार दिखा दूँ, इसमें अब तक हमने क्या किया, बस हमारा एक ही पार्ट क्या क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग ये हुआ, ठीक है। अरे पूरा हो गया एक्चुअली, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यूनिट 1 कंप्लीट हुआ हमारा, ठीक है। आज पूरा यूनिट हम कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो 4 दिन लग गए, एपिसोड पूरा यूनिट खत्म। अब हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से अगले दिन, ठीक है, मतलब कल के एपिसोड में। हाँ ओके स्टूडेंट्स, इसके पहले जो PDF सेंड किए थे, सेंड किया था, उसका भी आपने अगर MCQ सॉल्व किया तो उसका भी आंसर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आप सॉल्व तो करो। दूसरी बात रही स्टडी के साथ, बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है और बहुत सारा स्टडी करना है तो स्टडी के लिए साथ में मोटिवेशन भी ज़रूरी है। और मैंने आपको आज ही लेक्चर के ही कुछ देर पहले आपको मैंने एक यूट्यूब की लिंक सेंड की हुई है बच्चों। मेरे ही लेक्चर है, बस 5 मिनट जाएंगे बच्चों, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया है मैंने उसमें। 5 मिनट्स का ही लेक्चर है जिसमें मैंने आपको स्टडी रिलेटेड कुछ मोटिवेशन दिया हुआ है। सो डू वॉच दिस एंड डू सपोर्ट दिस स्टूडेंट्स। कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। वेटिंग फॉर योर लव। जैसे आपने कल लेक्चर के एंड में आपका कमेंट्स देखकर आपका प्यार दिखाया था, वैसे ही आप यूट्यूब पे दिखाओ तो और भी मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो अब डाउट्स किसको कुछ पूछना है पूछ सकते हो।